अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद मुबशिर हुसैन है और हम एमडी कैट का फ़िज़िक्स का पोर्शन 2024 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स एंड ट्रांसफार्मर्स आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। अब ये दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस हैं। इन दोनों के अंदर चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ईएमएफ डेवलप होती है, जो कि फैराडेज लॉ बताता है। देयरफॉर इट्स आंसर इज फैराडेज लॉ। ट्रांसफार्मर में आप देख सकते हैं आयरन कोर के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही होती है। मैग्नेट में देख सकते हैं फैराडेज लॉ का फॉर्मूला भी आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2, इन एन एसी जनरेटर द ईएमएफ विल बी मैक्सिमम when the factor sin ओमेगा t is equal to। अब आपको याद होगा एसी जनरेटर के अंदर जो ईएमएफ का फॉर्मूला है वो n ओमेगा ए बी साइन थीटा है या साइन ओमेगा टी है। अब साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो बन सकती है वो 1 बन सकती है। तो अगर साइन ओमेगा टी 1 के इक्वल आ जाएगा तो ईएमएफ मैक्सिमम होगी, और ये उस वक़्त होगा, मैक्सिमम ईएमएफ उस वक़्त होगी जब जो जनरेटर की कॉइल है उसका सरफेस एरिया पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड हुआ होगा। तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, द इंड्यूस्ड करंट विल फ्लो इन सच ए डायरेक्शन सो एज टू अपोज द कॉर्ड दैट प्रोड्यूस इट। ये लेंस लॉ की स्टेटमेंट है जो कि बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, जो अपोजिंग बिहेवियर बताता है इंड्यूस्ड करंट का और इंड्यूस्ड ईएमएफ का, कि इंड्यूस्ड करंट ने अपनी कॉज को अपोज करना होता है। अब बेसिकली अपोज करंट करता है, ईएमएफ डायरेक्टली अपोज नहीं करती, वो करंट चलवा कर अपोज करती है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ईएमएफ अपोज नहीं करती बल्कि करंट अपोज करता है, और ऐसा भी कह सकते हैं कि ईएमएफ भी अपोज कर रही है क्योंकि करंट चलाती तो वही है। एनी हाउ, लेंस लॉ इज बेसिकली फॉर इंड्यूस्ड करंट्स। क्वेश्चन नंबर 4, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, यूनिट इसका टेस्ला होता है। अब यहाँ टेस्ला की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, तो यू कैन सी टेस्ला इज इक्वल टू वेबर पर मीटर स्क्वायर ऑल्सो। सो आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर एनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जो गलत ढूंढना है क्या था बच्चों, तो आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ की तरफ जाती हैं, क्लोज लूप्स होती हैं। आउटसाइड द मैग्नेट वो नॉर्थ से साउथ और इनसाइड द मैग्नेट वो साउथ टू नॉर्थ मूव करती हैं, क्लोज लूप्स होती हैं। और जहाँ मैग्नेटिक फील्ड हमने स्ट्रॉन्ग दिखानी हो वहाँ ये लाइंस करीब करीब बना दी जाती हैं, और जहाँ फील्ड वीक शो करनी हो वहाँ ये लाइंस दूर दूर बना दी जाती हैं। सो गलत क्या है, डेल्टा आंसर है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज स्ट्रॉन्गर व्हेन द लाइंस आर फारदेस्ट। जब फारदेस्ट होंगी तो वहाँ तो फील्ड वीक होगी। अल्फा को देखें कि लाइन स्टार्ट एट नॉर्थ पोल, बिल्कुल ठीक है, एंड एट साउथ पोल। बीटा, लाइंस नेवर टच और क्रॉस ईच अदर। गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर यही बात करता है, वही फीचर मैग्नेटिक फील्ड का भी है। लाइंस आर कर्व्ड, यस लाइंस आर कर्व्ड, तो हमें गलत ढूंढना था, आंसर वाज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 6, द फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फ्लक्स, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 7, वोल्ट इनटू एम्पियर इज मेजरमेंट ऑफ। देखें इन यूनिट्स की हेल्प से पहले आप क्वांटिटी पर जाएं। वोल्ट किसका यूनिट है, पोटेंशियल डिफरेंस का। करंट, एम्पियर किसका यूनिट है, करंट का। तो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट क्या होता है, पावर होती है, जिसका यूनिट वाट बनता है। सो डेल्टा इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर विद राइज इन टेम्परेचर। अब जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है। सेमीकंडक्टर का अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, सिलिकॉन जर्मेनियम का अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कम हो जाती है क्योंकि इनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है। आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन लेंथ ऑफ कॉपर वायर इज डबल्ड देन रेजिस्टिविटी। बच्चों रेजिस्टिविटी सिर्फ नेचर और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी नेचर का रिप्रेजेंटेटर होता है, ये डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड नहीं करता, सेम रहेगी। लेंथ को कुछ भी कर दें, विड्थ को कुछ भी कर दें, रेजिस्टिविटी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। रेजिस्टेंस पे फ़र्क पड़ेगा, रेजिस्टेंस डायमेंशन पर भी डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 10, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन मेटल्स इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट है बच्चों, आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 11,
चार्ज ऑफ 90 कूलम पासिस थ्रू अ वायर फॉर 30 सेकेंड्स, करंट कितना होगा? आप करंट का फॉर्मूला जानते हैं, Q ओवर T होता है, Q ओवर T, तो वैल्यूज पुट कर दीजिए 90 ओवर 30, सो द आंसर इज 3 एम्पेयर, ऑप्शन इज अल्फा। Question number 12. Which of the following is not a feature of electric forces? कौन सा फीचर नहीं है? They act on charges, yes. They act on masses, no. यही आंसर है। ये सिर्फ चार्जेस के साथ इनका डायरेक्ट रिलेशन है, प्रोडक्ट के साथ, डिस्टेंस के स्केयर के साथ इन्वर्स है। मैसेज का यहाँ कोई काम नहीं है। मैसेज के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड करेगी, और चार्ली और डेल्टा में लिखा है कि इट कैन बी अट्रैक्टिव, रिपल्सिव, बिल्कुल ठीक है। Question number 13. Find the potential difference in moving 2 coulomb charge which requires 600 joule of work between the 2 points. अब जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है वर्क पर यूनिट चार्ज। दोनों की वैल्यूज गिवन है, आंसर इज 300, आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 40. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स इन द मिडल रीजन। जैसे गॉस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन भी बच्चों आप लोग पढ़ते हैं, तो सेंट्रल रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म होती हैं, पैरेलल होती हैं, इक्विडिस्टेंट होती हैं, बीटा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15. द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरेड, चार्ली। क्वेश्चन 16. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? टेक्स्ट बुक में बुक 1 जो है पंजाब टेक्स्ट बुक की, गालिबन पेज 82 के ऊपर एक टेबल बना हुआ है जिसमें कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की कुछ एग्जांपल्स भी लिखी हैं। फ्रिक्शनल फोर्स आंसर है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो होती है कि जिसके अंडर किया हुआ वर्क बच्चों रिट्रेस ना हो सके, रिकवर ना हो सके, और ये फोर्स की वजह से जो वर्क किया जाता है वो पाथ फॉलोड पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 17. वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो यहाँ एफर्ट इंटू डिस्टेंस से लिखा हुआ है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, सो आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन 18. व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बाय 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी थीटा 0 है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में पैरेलल हैं, तो वर्क एफ डी कॉस थीटा, तो सिंपल एफ डी रह जाएगा, फोर्स भी 1 है, डिस्प्लेसमेंट भी 1 है, आंसर इज 1 अल्फा। Question 19. An electric motor is used to lift the weight of 2 न्यूटन। अच्छा, अब ये वेट गिवन है 2 न्यूटन, ये वो नहीं है, मैस नहीं है कि हमने इसको जी से मल्टीप्लाई करना पड़े, ये सीधा वेट ही है, तो जी फर्दर लगाने की ज़रूरत नहीं है हमें। वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो 100 सेंटीमीटर है, 4 सेकंड का टाइम है, पावर बतानी है। देखें इस क्वेश्चन के अंदर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जो वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर रहा है, वर्टिकल डिस्टेंस कवर करने की वजह से उस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, तो यहाँ हम वर्क की जगह पावर के फॉर्मूला में वर्क की जगह लिखेंगे mgh, लाइक दिस, mgh ओवर t, वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर इज बीटा। Question number 20. The centripetal acceleration of an object moving along a circle of radius r with an angular speed omega is given by which formula? Alpha. Simple centripetal acceleration का formula है। Question number 21. An aircraft makes a turn in a horizontal circle of radius 100 meter. एक सर्कल का रेडियस आ गया, वेलोसिटी 250 मीटर पर सेकेंड है, एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटीज, उससे बनता है ओमेगा इज इक्वल टू वी ओवर आर, तो वैल्यूज पुट कर दीजिए, आंसर इज 2.5 रेडियन पर सेकेंड, ऐसा यूनिट होता है, बीटा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22. अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r विद वेलोसिटी v, देन सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज f. If the velocity of a particle increased by 2 times and radius increased by 4 times, तो क्या फ़र्क पड़ेगा बच्चों? फोर्स होती है mv स्केयर ओवर r, जब हम वेलोसिटी डबल करेंगे उसके स्केयर की वजह से ऊपर 4 आ जाना, नीचे रेडियस 4 टाइम हो रहा है, नो इफेक्ट, डेल्टा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23. अ रोलर कोस्टर इज मूविंग विद 30 मीटर पर सेकेंड on a circular track of radius 30 meter, velocity 30, radius 30, net mass of coaster plus passenger is m, centripetal force बतानी है, mv square over r का केस है, डेल्टा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24. एम्पलीट्यूड इन द फॉलोइंग फिगर इज गिवन एज, अब एम्पलीट्यूड मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, चाहे अपवर्ड चाहे डाउनवर्ड, जो कि यहाँ 1 मीटर है, आंसर इज डेल्टा। डायग्राम के अंदर जो 2 मीटर लिखा हुआ है वो वेवलेंथ है, वो एम्पलीट्यूड नहीं है। और
अगर टाइम में कुछ लिखा होता तो वो टाइम पीरियड होता। तो यहाँ जो वर्टिकली अबव मीन और बिलो मीन वो एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट नोड्स व्हेन द स्ट्रिंग इज प्लक्ड। नोड के बारे में कौन सी बात गलत लिखी हुई है? तो अल्फा लिखा हुआ है कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज ज़ीरो, नोड्स पर मिनिमम होता है, ज़ीरो भी हो सकता है। डू नॉट मूव अलोंग द स्ट्रिंग, ठीक है। प्रोड्यूस्ड एट द फिक्स्ड एंड्स, बिल्कुल ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्टिव नोड्स इज वन वेवलेंथ, ये गलत लिखा है। डिस्टेंस बिटवीन जो कंसेक्टिव नोड्स या कंसेक्टिव एंटी नोड्स होता है वो λ/2 होता है। सो आंसर इज डेल्टा, ये इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26, इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर। अब आइडियल ट्रांसफार्मर वो है जिसमें इनपुट और आउटपुट पावर्स आपस में इक्वल होती हैं। आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 27, द कन्वर्जन ऑफ AC इंटू DC को रेक्टिफिकेशन बोलते हैं और डायोड बिहेव करता है एज अ रेक्टिफायर। अगर सिंगल डायोड है तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन हो जाएगी। फुल वेव रेक्टिफिकेशन के दो ऑप्शंस होते हैं, सेंटर टैप में 2 डायोड्स लगते हैं और ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड्स लगते हैं। अभी हमारा जो आंसर है वो अल्फा है। क्वेश्चन नंबर 28, फुल वेव रेक्टिफिकेशन अल्फा में लिखा है 1 डायोड इन ब्रिज टाइप में 4 डायोड्स लगते हैं, डायग्राम आपके सामने है। आंसर इज डेल्टा। और अगर सेंटर टैप होता है उससे भी फुल वेव रेक्टिफिकेशन हो जाती है और उसमें 2 डायोड्स लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, अ डायोड कैरेक्टरिस्टिक वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ होता है, इसको डायोड कैरेक्टरिस्टिक कर्व बोलते हैं। आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 30, द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट अल्फा, एक कांस्टेंट की वैल्यू पूछी है। क्वेश्चन 31, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल मूविंग एट 10⁶ मीटर पर सेकेंड हैविंग अ मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला h/mv, वैल्यूज पुट कर दें, सोल्यूशन आपके सामने है। आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन 32, लाइट प्रोपगेट्स थ्रू स्पेस इज एविडेंट बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। हमने ये देखना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें लाइट एज अ वेव बिहेव नहीं कर रही बल्कि एज अ पार्टिकल बिहेव कर रही है। आंसर इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, विच सीरीज फॉल्स इन अल्ट्रावायलेट। लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट में आती है, बेलमर विजिबल में होती है, बाकी जो भी हैं वो सारी इंफ्रारेड रीजन में एग्जिस्ट करती हैं। क्वेश्चन नंबर 34, द पोटेंशियल थ्रू विच एन इलेक्ट्रॉन शुड बी एक्सेलरेटेड so that on collision it can lift the electron in the atom from its ground state to some higher state। यानी कि जो टारगेट एटम है उसको एक्साइट करना है, उसे आयोनाइज नहीं करना। आयोनाइज करना होता है तो उसका एक रेजिडेंशियल इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अबाउट रिवॉल्व ना करता, फिर वो एटम से बाहर चला जाता। लेकिन हमने एटम को एक्साइट करना है, यानी उसके रेजिडेंशियल इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी पूरी रहनी चाहिए, बस उसको लोअर शेल से हायर शेल में उसने मूव कर जाना है। तो दिस इज एक्साइटेशन पोटेंशियल, और जो रेलेवेंट एनर्जी होती है उसको एक्साइटेशन एनर्जी बोलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग एक्स रेज इज इनकरेक्ट। गलत बात एक्स रेज के बारे में क्या है? अल्फा में लिखा है हायर वेवलेंथ देन विजिबल लाइट, यही गलत है क्योंकि एक्स रेज की एनर्जी विजिबल से ज़्यादा है, यानी उनकी फ्रीक्वेंसी विजिबल से ज़्यादा है, वेवलेंथ कम है। अल्फा आंसर था। क्वेश्चन नंबर 36, द यूनिट ऑफ डिके कांस्टेंट। डिके कांस्टेंट का फॉर्मूला नेचुरल लॉग ऑफ 2/2 लाइफ या 0.693/2 लाइफ। सो सेकंड इनवर्स इसका SI यूनिट है। ड्राइव्ड यूनिट्स में डे इनवर्स, मंथ इनवर्स, ईयर, वीक, कुछ भी इनवर्स में हो सकता है। SI यूनिट सेकंड इनवर्स है। क्वेश्चन नंबर 37, if we have n not number of any radioactive element then after a period of n half lives number of atoms left behind remaining sample बताना है। remaining sample का फॉर्मूला आपके सामने आया, so answer is beta। question number 38, which of the following is not the somatic biological effect of radiation। जीन्स म्यूटेशन ये जेनेटिक इफेक्ट है। सोमैटिक इफेक्ट का मतलब होता है बच्चों लो लेवल रेडिएशन इफेक्ट्स, और जेनेटिक इफेक्ट्स होते हैं हाई लेवल रेडिएशन इफेक्ट्स जो नेक्स्ट जनरेशन्स में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, एन आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव एलिमेंट कैन बी मेड बाय बम्बार्डिंग।
अब नेचुरल रेडियो एक्टिविटी वो है जिसमें स्पॉन्टेनियसली रेडिएशंस एमिट होती हैं, हमें कुछ नहीं करना पड़ता, बल्कि हम कुछ कर भी लें, यानी कोई प्रेशर बढ़ा दें, टेम्परेचर कम ज़्यादा कर दें, हम कुछ कर भी लें तो हम नेचुरल रेडियो एक्टिविटी को चेंज नहीं कर सकते, वो एक स्पॉन्टेनियस फिनोमेना होता है। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के लिए लाइट न्यूक्लियाई को भी रेडियो एक्टिव बनाया जा सकता है। नेचुरल के लिए तो एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन आर्टिफिशियली लाइटर न्यूक्लियाई को भी किया जा सकता है। जो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी है इसकी डिस्कवरी भी क्यूरी फैमिली से है, और इसमें अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट अगर लाइट न्यूक्लियाई पर, स्टेबल न्यूक्लियाई पर की जाए तो वो रेडियो एक्टिव बन जाते हैं। जैसे गिवन एग्जांपल में ऑक्सीजन 817 उसका रेडियो एक्टिव आइसोटोप बन रहा है ऑक्सीजन का। आंसर इज चार्ली। हाई एनर्जी पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट होनी चाहिए ऑन स्टेबल एलिमेंट्स, चार्ली। क्वेश्चन 40, इन अ ट्रांसवर्स वेव पोर्शन अबव द मीन लेवल, उसको क्रेस्ट बोलते हैं, जो बिलो होता है उसको ट्रफ बोलते हैं। क्रेस्ट से ट्रफ तक का जो गैप होता है वो λ/2 होता है, बीटा आंसर। क्वेश्चन 41, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज स्टेशनरी वेव्स, किससे नहीं बनेगी। देखें, स्टेशनरी वेव्स की कंडीशन ये होती है कि सेम फ्रीक्वेंसी ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करनी चाहिए। अल्फा में लिखा है इक्वल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। स्पीड जब एक ही मीडियम में ट्रैवल करेंगी तो ऑब्वियसली स्पीड सेम होगी, क्योंकि स्पीड ऑफ द वेव जो होती है वो मीडियम का कैरेक्टर होता है। चार्ली आंसर है। टू वेव्स ऑफ अनइक्वल एम्पलीट्यूड, वैसे तो कोई हार्ड एंड फास्ट कंडीशन ये नहीं है कि लाजमी हो कि जो ओवरलैपिंग वेव्स हैं उनका एम्पलीट्यूड भी सेम ही होना चाहिए। हाँ, अगर सेम होगा तो नोड प्रॉपरली ज़ीरो पर रहेगी, लेकिन अगर एम्पलीट्यूड अनइक्वल होंगे तो नोड भी स्मॉलेस्ट एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रही होगी। डेल्टा में लिखा है कि टू वेव्स ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, बिल्कुल ठीक है। तो इस वक्त जो सूटेबल ऑप्शन है वो चार्ली है। हालांकि ये कोई हार्ड एंड फास्ट कंडीशन नहीं है, ऐसा लाजमी नहीं है कि स्टेशनरी वेव्स बनाने के लिए मस्ट एम्पलीट्यूड सेम ही होने चाहिए, लेकिन इस वक्त बाकियों में से जो बेटर ऑप्शन है वो यही है। क्वेश्चन नंबर 42, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट डॉपलर्स इक्वेशन व्हेन सोर्स इज अप्रोचिंग टू द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। जब सोर्स टुवर्ड्स एन ऑब्जर्वर आती है तो उसका फॉर्मूला आपने बुक में भी पढ़ा है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर रही होती है, और अगर सोर्स अवे जा रही हो तो अपेरेंट डिक्रीज़ कर रही होती है। फ्रीक्वेंसी का इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होना डिपेंड करता है कि सोर्स और ऑब्जर्वर में गैप कैसा है। अगर गैप डिक्रीज़ कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़नी है, चाहे सोर्स मूव करे चाहे ऑब्जर्वर मूव करे। अगर गैप बढ़ रहा है फ्रीक्वेंसी कम होनी है, चाहे सोर्स मूव करे चाहे ऑब्जर्वर मूव करे। क्वेश्चन नंबर 43, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पार्टिकल्स विच आर एग्जैक्टली इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, यानी कि इन फेज होने के लिए, जैसे इस डायग्राम में पॉइंट ए एंड पॉइंट आई, उनमें लैम्डा का गैप है, उनकी सेम स्टेट ऑफ मोशन है। इसी एग्जांपल में बीटा, बी और जे पॉइंट इन फेज हैं, सेम स्टेट ऑफ मोशन है, एंड सो ऑन, सी एंड के, ई एंड एम, वटेवर। तो वो सारे पॉइंट्स जिनकी सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन होती है उन्हें कहते हैं इन फेज होना। तो इन फेज होने के लिए जो कम से कम डिस्टेंस होना चाहिए वो लैम्डा का होना चाहिए, या फिर 2 लैम्डा या फिर 3 लैम्डा। ये था पाथ डिफरेंस। अगर फेज डिफरेंस पर क्वेश्चन आता तो 2 पाई मिनिमम होना चाहिए था, या फिर उसका इंटेग्रल मल्टीपल। और अगर ज़ीरो का फेज डिफरेंस है उसका भी मतलब इन फेज ही होता है। क्वेश्चन नंबर 44, ड्यूरिंग द आइसोथर्मल प्रोसेस द टेम्परेचर कांस्टेंट रहना है ऑब्वियसली, आंसर इज बीटा, बॉयल्स लॉ जो अप्लाई होना है। क्वेश्चन नंबर 45, वैल्यू ऑफ हीट इन अडायाबैटिक प्रोसेस। अडायाबैटिक प्रोसेस होता ही वो है इन विच नो हीट कैन एंटर और लीव द सिस्टम, चार्ली आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट, force between 2 point charges is directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance between them, बीटा आंसर था। क्वेश्चन नंबर 47, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है, वर्क पर यूनिट चार्ज, और ये वर्क हमें करना पड़ता है गिवन चार्ज को इन्फिनिटी से, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से किसी पॉइंट तक लाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 48,
इन एन इलास्टिक कोलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कंजर्व्ड रहती है, इंडिविजुअल पार्टिकल्स की कंजर्व्ड रहे या ना रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिस्टम की जो एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। डेल्टा आंसर था। 49 द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग द कर्व्ड पाथ अलोंग द टेंजेंट होती है, आंसर इज अल्फा, और ये वो मोशन है कि डायरेक्शन हर इंस्टेंट पर चेंज हो रही है, इसलिए वेलोसिटी हर इंस्टेंट पर चेंज हो रही है। कोई भी वेक्टर, लीनियर वेक्टर, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, ये सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट नहीं रह सकते। मैग्नीट्यूड चाहे रह भी जाए, डायरेक्शन मस्ट चेंज हो रही होती है, इसलिए तमाम लीनियर वेक्टर्स इन अ सर्कुलर मोशन, चाहे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, कोई भी लीनियर वेक्टर कांस्टेंट नहीं रह सकता। क्वेश्चन 50 रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी मैक्सिमम इफ साइन 2 थीटा इज 1। पहले भी एक सवाल गुजरा है, भाई साइन की मैक्सिमम वैल्यू आई बन सकती है, फॉर्मूला आपके सामने है, अगर साइन 2 थीटा 1 हो जाएगा रेंज मैक्सिमम हो जाएगी, आंसर इज बीटा। क्वेश्चन 51 द टू डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। चार्ली, प्रोजेक्टाइल को जब हम पुश कर देते हैं, पुश करने के बाद वो प्रोजेक्टाइल होता है, जब हम उसको पुश कर रहे हैं उस वक्त वो प्रोजेक्टाइल नहीं है, इसलिए उस वक्त तो हमारी अप्लाइड फोर्स भी लग रही है, लेकिन जब वो हमारे हाथ से अलग हो चुका है, अब हमारी फोर्स उस पर नहीं लग रही, अब उस पर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, अब उसके पास जो एक्सेलरेशन है वो सिर्फ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, अब वो प्रोजेक्टाइल है। क्वेश्चन नंबर 52 इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ द एरिया अंडर ग्राफ इज इक्वल टू, बच्चों होना तो चाहिए था डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ होता तो डिस्टेंस एरिया बताता है, और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो तो डिस्प्लेसमेंट, लेकिन क्योंकि ऑप्शन में लिखा नहीं है, और वैसे भी पंजाब टेक्स्ट बुक की लाइन भी डिस्टेंस की है, इसलिए चार्ली आंसर है। वैसे अगर ऑप्शन में डिस्प्लेसमेंट लिखा होता तो वो आंसर बनना चाहिए था। लेकिन एक स्पेशल केस कि अगर ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है लॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन और वापस भी नहीं आ रहा, तो उस वक़्त क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाते हैं, इसलिए उस केस पर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया को चाहे डिस्टेंस कहें चाहे डिस्प्लेसमेंट कहें, एक ही बात है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है, अब डिस्टेंस अलग है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अलग है, अब हमें देखना पड़ेगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया है तो डिस्प्लेसमेंट, और अगर स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया है तो डिस्टेंस। इसमें बेहतर होता अगर ऑप्शन डिस्प्लेसमेंट कवर्ड होता तो, लेकिन अब और कोई ऑप्शन है नहीं, इसलिए चार्ली। क्वेश्चन 53 अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन द मैस ऑफ ऑब्जेक्ट इज क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया, बुक की लाइन है, बीटा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 1 किलोवाट आवर 3.6 मेगा जाउल्स होता है, पंजाब टेक्स्ट बुक में चैप्टर 4 में आप इसको सॉल्व भी करते हैं, चार्ली आंसर। ओके, बेस्ट ऑफ लक बच्चों।